बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर रिवीजन सेशन। अच्छा, हम क्या कर रहे थे? हम लोग कुछ इस तरह के सवाल देख रहे थे कि जिसके अंदर आई कैप ने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, या मैं कहूँ थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से, जैसे नॉर्मली आई कैप सवाल नहीं पूछ रहा होता उस तरह से पूछे। कल हमने दो सवाल करे जिसके अंदर हमारा एक में तो थॉरो पार्टनरशिप रिवाइज हुआ, और दूसरे सवाल में क्या हुआ? दूसरा सवाल नॉर्मली हमारा जो ब्रीच वगैरह था उससे पर्टेन करता था। ऐसा ऐसा तो अल्टीमेटली हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। ब्रीच वाला सवाल ऐसा था जो हमने सिर्फ डिस्कस किया और मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किया था, और कल हमने पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा सवाल किया था। आज वी गोना कंटिन्यू दैट। ये मेरे पास एक सवाल है, दैट इज सुल्तान इंपोर्ट मलबरी सिल्क। वही कैच सेम रहेगा, मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने आंसर्स मुझे ड्राफ्ट करके देने हैं यहाँ मैसेज के ऊपर। माइक खोल सकते हो, लेकिन माइक के लिए ना मैंने एक रिक्वायरमेंट लगाई थी। माइक के लिए मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर माइक खोल के बोलोगे तो अंग्रेजी बोलोगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, विच एवर यू वॉन्ट टू अवेल। चलो। सुल्तान imports mulberry silk and receive repetitive orders from regular customers. Okay? The invoices are generated on the dispatch date and payments become due on the last date of subsequent month. इसका मतलब इसका मतलब यहां तक की उर्दू बताते हो? यहां तक की उर्दू बताते हो मुझे कि भाई कोई इन्वॉइसेस वगैरह का हिसाब है, कोई बिजनेस है, वो क्या करता है, वो जिस दिन इन्वॉइसेस आर जनरेटेड ऑन डिस्पैच, जिस दिन अपना माल बेचता है उसी दिन इन्वॉइस जनरेट होती है और पेमेंट होती है ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। चलो। वजाहत इज अ रेगुलर कस्टमर ऑफ सुल्तान, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वजाहत स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एज ऑन 30 जून 2022। क्या बात समझ आती है? 31 जनवरी 2017, ₹60,000। ड्यू ऑन 28 Feb 2017, टाइम बार्ड अंडर लोकल लॉ। 10 मई की कोई ट्रांजेक्शन है, अमाउंट है इधर ड्यू होगी, ओवर ड्यू फॉर 1 ईयर। इसी तरह से दो और ट्रांजेक्शन है, ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ्स, ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ्स, और ये ट्रांजेक्शन है नॉट येट ओवर ड्यू। और टोटल कितने हैं? 5 लाख रुपए। किसके रिसीवेबल देख रहा हूं मैं? किसके रिसीवेबल देख रहा हूं मैं? सुल्तान के रिसीवेबल में वजाहत को देख रहा हूँ। इतना इतना हूं ना मैं, ये पता है ना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेंट्री किस तरह से होता था। वजाहत सेंट अ चेक, वजाहत ने 2,20,000 रुपए का क्या भेजा? चेक ऑन 31 जुलाई 2022। इन तमाम ट्रांजेक्शन के बाद आ रहा है चेक, but did not mention his invoices, the invoices against which the payment was to be adjusted. Sultan sent several reminders to Wajahat in this regard, but did not receive a response. Under the provision of contract, I discuss how the proceeds of this check can now be adjusted against Wajahat's statement of receivable. शुरू हो जाओ जल्दी से, छेती छेती स्टार्ट हो जाओ। छेती से स्टार्ट हो जाओ तुम लोग, और मुझे इसका जवाब ड्राफ्ट करके दो। अच्छा चलो, एक चीज करवाते हो मेरे साथ। तुम्हें ये पता है कहाँ से आया है सवाल? 1 मिनट लिखना छोड़ते हो, मुझे बताते हो सवाल कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से, ऐसा? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से, क्या ये बात पकड़ ली मैंने? बेहतरीन पकड़ ली। क्या थी, कितने तरीके से अप्रोप्रिएट हो सकती है? कितने तरीके हैं अप्रोप्रिएट करने के? 3 तरीके। बेहतरीन काम हो गया। पहला तरीका क्या था? डेटर्स चॉइस, DEBTO, डेटर्स चॉइस। बेहतरीन। दूसरा क्या था?
दूसरा क्या था? क्रेडिटर्स या लेंडर्स चॉइस। क्रेडिटर्स चॉइस या लेंडर्स चॉइस। तीसरा क्या था? ये था नो बडीज चॉइस, ऐसा। तो उसके लिए क्या था? ऑर्डर ऑफ टाइम। ऑर्डर ऑफ टाइम। और ऑर्डर ऑफ टाइम क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा। फीफो बेसिस के ऊपर। अच्छा। एक एक दो और कैचेस थे इसके अंदर। क्या कैच था? अगर तुम्हारा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू हो तो पहले क्या एडजस्ट करोगे? पहले क्या एडजस्ट करोगे? पहले क्या एडजस्ट करोगे? इंटरेस्ट एडजस्ट करोगे, हमेशा हमेशा। बेहतरीन काम हो गया। अच्छा, कोई बंदा इम्प्लाइडली भी बता सकता है कि मैंने कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट भेजी है? कोई बंदा इम्प्लाइडली बता सकता है मैंने कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट भेजी है? यस, कैसे कैसे कैसे? कैसे? लेट्स से ऊपर मेरे पास कौन कौन से हैं? मेरे पास 60,000 है, मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 90,000 है, मेरे पास 2 लाख है, मेरे पास 50,000 है। अगर उसने पर्टिकुलरली 2 लाख की इनवॉइस भेजी होती, मैं लिख देता हूँ ड्यू इनवॉइस अमाउंट इज इक्वल टू पेमेंट। तो क्या इम्प्लाइडली ऐसा बता रहा है कि यार ये इसी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट भेजी है मैंने? अच्छा 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 अच्छा, चलो। अगर मैं ऑर्डर ऑफ टाइम कर रहा हूं, अगर मैं ऑर्डर ऑफ टाइम कर रहा हूं, या मैं क्रेडिटर्स चॉइस कर रहा हूं, या मैं डेटर्स चॉइस कर रहा हूं, तीनों में से कोई भी, और मुझे सेम डेट पर टू इनवॉइसेस दिखती हैं, तो क्या करूं? सेम डेट पर टू इनवॉइसेस दिखती हैं तो क्या करूं? देखो, मुझे मुझे इनवॉइस दिख रही है, मुझे इनवॉइस दिख रही है 1 लाख रुपए की, और दूसरी वाली दिख रही है 50,000 की। अगर टोटल पेमेंट 1.5 लाख है तो मसला ही नहीं है, दोनों सेटल हो जाएंगी। लेकिन अगर टोटल पेमेंट कितनी है? 1.5 लाख नहीं है, 1 लाख रुपए है। अब क्या करो? अपोर्शन कर दो, अपोर्शन कर दो। इस 1 लाख रुपए को इन दोनों के अंदर क्या कर दो? अपोर्शन कर दो, ऐसा। इक्वली इक्वली। अच्छा, मुझे करके दिखाते हो? इस 100 रुपए और 50 रुपए में इस 100 रुपए को अपोर्शन करके दिखाते हो? कैसे बनेगा ये? 100 मल्टीप्लाई बाय भूल गया मैं मैथ्स। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, ऐसे। 100 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 150, ऐसे। सही कर रहा हूं मैं? कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा? क्या आप मुझे छापा लगा के दिखाते हो अंग्रेजी के साथ? मतलब अब मुझे फुल मसाले के साथ चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया ना? मुझे मसाला भर के देते हो इसमें? ये वाला मसाला भर के देते हो? और बाकायदा तरीके से आंसर ड्राफ्ट करके देते हो मुझे? Bajaj may adjust receivable of 60,000 that is already time barred and then adjust it from the remaining balance on the first in first out method as it is not specified by Sultan on how to allocate the liability. Subsequently, Bajaj has its own choice to adjust the date. There is no liability matching the invoice, so it can be presumed that it was made specifically, cannot be presumed that it was made specifically for such a payment. Okay. एजान सही लिखा है, लेकिन बहुत कुछ है जो लिख सकते हो नहीं लिखा। बहुत कुछ है जो एज एन एग्जामिनर मैं चाह रहा हूं तुम लिखो, पर तुमने नहीं लिखा। एक सेकंड, ऐसे रीड कर पा रहे हो ना तुम लोग? अब सही है। चलो मुझे लिख के दिखाओ जल्दी से।
लिख के दिखाते हो मुझे, लीगल प्रोविजन लिखेंगे ना पहले तो। अच्छा, इस सवाल के अंदर लिखोगे कि अगर क्लाइंट ने इंटीमेशन नहीं दी तो आपने क्या करना होगा, वजह फॉलो अप लेना होगा क्लाइंट से। क्लाइंट से फॉलो अप लेना होगा तुमने कि भाई आप भेजो, इंटीमेशन दो हमें। उसके बाद मैं बाकी दो पार्ट लिखूंगा, है ना। Under the contract, if debtor has not provided information regarding payment, then creditor can adjust any debt including time barred debt except disputed one। प्रधान कुछ भी नहीं देगा इसके ऊपर, वो ग्रेस का एक नंबर दे दे तो दे दे। Under the following are the options available to Sultan to, under the provision following are the 2 lakh रुपए received from Sultan for his customer by the hands the check did not indicate which payment belongs, can adjust the payment by making own decision, or he can use order of time by applying first in first out, are applicable on time barred debt but not applicable on disputed debt। टाइम बार्ड डेट बट नॉट डिस्प्यूटेड डेट, सही है। तुम सबसे एक बात मिस हो रही है, एक बात का नंबर है, आंखें आंखें चलाने के नंबर है इसमें। अलीशबा ने लिखा बड़ा लंबा सा जवाब। लेट्स सी व्हाट इज इट। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1972 as per the relevant provision regarding appropriation of payment in the given scenario, Bajaj has sent Sultan a check of without any implied express indication the payment be settled. There are several follow-ups. Hence, Sultan can settle the debt against the payment even time barred as per the law of limitation 60, and the rest can be apportioned into the rest can be apportioned on a people basis if the debt on the interest. No apportion it against the invoice of 100 and above disputed and the remaining can be settled। अलीश भाई, आपका आखिरी वाला पॉइंट समझ नहीं आया। ये एंड में आपने क्या लिखा, सेटल के बाद से द रिमेनिंग 160 कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट द इनवॉइसेस ऑफ 100 के एंड 90 के, omitting the part that payment on the 30th June is not yet due and can not be adjusted। बेहतरीन है जान, अच्छी आंखें चल रही हैं। एक और चीज है, पकड़ के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। एक और चीज है जान, एक और चीज पकड़ लो, पूरे नंबर हो जाएंगे तुम्हारे। Faraz, implied which needs to be settled, then creditor can either settle the payment with any invoice of his choice, even with the time barred ones except disputed debt, or if no choice is made by either party, then the payment must be settled. Order of time is Sultan sent several reminders to Wajah to specify the debt to be settled. Therefore, Sultan can choose any one of the option above stated। मोटे मोटे सारे नंबर उठा लिए तुमने फराज। यार टोटल ग्रुप पे फेंको ना यार आंसर अपने, तुम लोगों को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिर मैं तुम लोगों को खुद उठा के, अब तुम मुझे प्राइवेट दोगे ना, मैं कॉपी करके टोटल पे डाल दूंगा, बता के किसने लिखा है। रोक लो मेरे को। मतलब कोई जज नहीं करेगा भाई, तुम लोगों को ये क्लास ही इसलिए है।
कोई नहीं करेगा, कोई करे तो मुझसे बात करा देना उसकी, उसको भी चेक कर लेंगे कितना पानी में हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा तुम लोगों को कि तुम्हारी गलतियां निकले, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि तुम्हारी ड्राफ्टिंग के अंदाज से किसी और को कोई पॉइंट मिल जाए। जिस तरह से तुम लिख रहे हो, कोई यही बात लिखना चाहता हो और उसे वो पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं मिल रहे हो। जैसे फराज ने बड़े अच्छे वर्ड्स यूज करे हैं, अलिजबा ने बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करे, तो तुम कोई और जब तुम्हारा पढ़े या देखे तो उसे वो प्रॉपर वर्ड्स मिल जाए। तो एक दूसरे की मदद करने वाले बनो। फराज, दो दो चीजें सवाल में जो तुमसे मिस हुई हैं। अलीजबा, आपसे भी एक चीज है सवाल में जो मिस हुई है। Sultan has a right to appropriate the payments of to any lawful debt due to Vash, and there is no restriction at the time of check sent by Wajah. So Sultan may adjust the payment against any time bar debt. Therefore, Sultan can validly adjust the payment against rupees. ओके, चलो आगे आते हैं। As Wajah did not mention the invoices against any specific debts and also did not respond to Sultan's reminder. Therefore, according to the contract at 1872 on the ground of appropriation, if the debt to be discharged is not indicated, then creditor has option to settle the payment to any lawful debt due to, even if मुसब एक पूरी चीज खा गए। मुसब कंप्लीट आंसर नहीं है ये, मेरे पास एक नहीं दो ऑप्शन है। 50K इज नॉट येट ड्यू, बेहतरीन अलिशबा। तो आपने पकड़ा, इजहान ने पकड़ा। एक और बात है सवाल के अंदर। एक और बात है सवाल के अंदर। अब कैसे क्या करेंगे हम, नंबर के हिसाब से ना लिमिट लगा लेंगे टाइम की, ताकि ये होगा कि टाइम से आप लोग मुझे आंसर ड्रॉप करके दोगे तो फिर हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक। थोड़ी सी और मुश्किलात अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। बेहतरीन। सेम डे इनवॉइसेस दिखा हमें, सेम डे इनवॉइसेस। देखो उसने तुम्हारे साथ कहाँ खेला है, ड्यू सेम डे पर, लेकिन यहाँ पे सेम डे नजर नहीं आ रहा। सर हमने तो ढूंढा था सेम डे, हमें दिखाई नहीं सेम डे। इनवॉइसेस ड्यू ऑन द सेम डे, क्या करोगे इसके बारे में भी बताना है कि इन दोनों में अपोर्शन होगा अगर वो डिसाइड करे कि इस इनवॉइस को या इस इनवॉइस को सेटल करना है। बेहतरीन फराज, बेहतरीन अली, शाबाश। चलो हमारे पास मेजोरिटी के आंसर आ गए। अभी भी बहुत सारे जिनके आंसर नहीं आए भाई। मेरे मेरे बोलते हुए नहीं सुनना, मेरे मेरा पास है बीलो। मेरा अच्छा जवाब देने से बीलो पास नहीं होगा। आपने अपना अपना आंसर बताना है मुझे। Does not apply appropriation and any share adjusted on the basis of order of time what except disputed। सही प्रधान। लॉट बेटर, वो दो बातें मिस हो रही हैं इसके अंदर से, मुझे करनी है। नॉट येट ड्यू पे बात करनी है मुझे, इस पे बात करनी है कि सेम डे ड्यू हो रहा है। चलो मुझसे करते हो डिस्कस। चलो चलो डिस्कस करते हैं अब। चलो मुझसे करते हो डिस्कस। देखो बात सुनो, तुम्हें बोलना क्या था। मैं क्या कहता हूँ, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के अंदर क्या होता है भाई, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के अंदर सेट ये होता है कि जब सामने वाली पार्टी की तरफ से मुझे इनवॉइसेज आती हैं तो या तो इनवॉइस में लिखा हुआ होगा कि वो किन के अगेंस्ट एडजस्ट करनी है। सही है। अगर लिखा हुआ हो तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट करनी है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरे ऊपर क्या आती है, ये आती है मैंने पार्टी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। सवाल वाले ने ये बात लिख के दे दी कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो अब मेरा सवाल जवाब उसके आगे से स्टार्ट होना था, जो कि हम में से मेजोरिटी ने करा। ये बात सही करी हमने। हम लकीर के फकीर नहीं बने, हमने स्क्रैच से तीनों बातें नहीं बताई। हमने बोला क्योंकि पहली बात पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, और इस बंदे ने बकायदा फॉलो अप लेने की भी कोशिश की। और देखो सिर्फ फॉलो अप नहीं, इम्प्लाइडली भी नजर नहीं आता कि कोई इनवॉइस स्पेसिफाइड है। एंड देयर इज, आया मेरे पास एक जवाब और फुरकान का।
They indicate the payment so Sultan can adjust according to him that does not want to adjust them accordingly to the legal order. To the legal order, nahi Furqan, in which he can settle the time barred debt. And since there are two payments on the same day, he should approve. लीगल ऑर्डर नहीं फुरकान, लीगल ऑर्डर नहीं, ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से। मुझे देखो, मैं तुम्हें आंसर किस तरह से बनाने का बोल रहा हूँ, सही, ये बातें समझ आती हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं अपना आंसर लिखूं, सबसे पहली बात मुझे ये करनी थी कि क्योंकि भाई ने ऑलरेडी, और सबसे पहले पेमेंट आई, क्या नहीं है पेमेंट में, स्पेसिफाइड नहीं है, पेमेंट में स्पेसिफाइड नहीं है। पेमेंट में स्पेसिफाइड नहीं है तो अगला स्टेप क्या होना था मेरा, मुझे क्या करने की कोशिश करनी थी, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट, क्या उसने कम्युनिकेट किया हुआ है? हाँ, मेरा आंसर अब शुरू होता, अब मैंने जवाब लिखना है। क्या लिखना है भाई? कम्युनिकेट करने तक कहानी नहीं खत्म होगी, एक बात और चेक करनी है, कहीं इम्प्लाइड तो नहीं बताया हुआ। सवाल में कोई इम्प्लाइड की इंडिकेशन नहीं थी, ऐसा था? सवाल में कोई इम्प्लाइड की इंडिकेशन नहीं थी, ऐसा था? तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। पहला ऑप्शन क्रेडिटर्स डिस्क्रिशन। मेरी डिस्क्रिशन के ऊपर, अच्छा, जब मेरी डिस्क्रिशन के ऊपर है तो क्या दो तीन बातें करनी थी, क्या दो तीन बातें करनी थी मुझे? मैं किसी भी डेट को एडजस्ट कर सकता हूं, इवन इफ कौन सा बार्ड? टाइम बार्ड। कौन सा वाला नहीं कर सकता? नॉट डिस्प्यूटेड, ऐसा। और देखो, जब मैं अपनी डिस्क्रिशन से कर रहा हूं तो खुदा के बंदो, तुम लोगों ने ड्राफ्टिंग में ये मिस्टेक करी है कि जब तुम उसको उसकी मर्जी से कह रहे हो तब भी तुम्हारा आंसर ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से ही लिख रहे हो। जब वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसकी मर्जी वो ये करे, उसकी मर्जी वो ये करे। यहां पे बोलना था कि अगर वो सोचे कि उसने इन दोनों को या इसमें से किसी एक को एडजस्ट करना है तो उसे दोनों को अपोर्शन करना पड़ेगा, ऐसा। मतलब जब मैंने बोलना है ना डिस्क्रिशन, तो मैंने बोला डिस्क्रिशन का मतलब डिस्क्रिशन, मर्जी से कुछ भी उठाएगा। फिर मैंने बताना है कि भाई अगर डिस्क्रिशन नहीं चाहता तो वो ऑर्डर ऑफ टाइम ले ले। जब ऑर्डर ऑफ टाइम ले ले तो ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए। कैसे? कितने पैसे मिले इसको? दो, इसको 2,20,000 मिले। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ टाइम सबसे पुराना वाला, ये कर सकता है। हाँ, ये कर सकता है। फिर ये कर सकता है, 1,60 खत्म हो गए। फिर ये कर सकता है, ये कर सकता है। नहीं सर, अगर मैं 2,20,000 में से 1,60 माइनस करूं, मुझे बताते हो कितने बचते हैं बैग पे? 60 बचते हैं। 60 बचते हैं। इस 60,000 को क्या करना है भाई? मैं 90 एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से आ रहा हूँ। मुझे 90 एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से आ रहा हूँ। तो अब इस 60 को अपोर्शन करना पड़ेगा किसमें? इस 60 को अपोर्शन करना पड़ेगा इन दोनों डेट्स में। मैं इस तरह से पूरी बात करनी थी। ये बात समझ आती है? चलो, 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 अब हम क्या कर लेते हैं? हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? जवाब पढ़ लेते हैं इसका। क्या नजर आ रही स्क्रीन साहब? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? इन दी एब्सेंस ऑफ, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी intimation from वजाहत regarding application of payment of debts following are the two possibilities। डायरेक्ट वहीं से शुरू किया मैंने। मैंने पहली वाली बात नहीं की ना, और वो इसलिए नहीं की क्योंकि सवाल वाले ने पहला वाला काम करके दिया हुआ है, तो मैंने अब उस पहली वाली बात पे सोचना ही नहीं है, ऐसा। सुल्तान may apply the payment at his discretion at any lawful debt actually due, actually due and payable to him from wajahat, whether its recovery is or not time barred by the law in force at the time being as to the law of limitation। समझते हो? If Sultan does not make appropriation, then the payment shall be applied in discharge of the debts order of time, whether they are not or are time barred।
फिर वही वाली लाइन, फर्दर वेयर द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच आउटस्टैंडिंग डेट इन इक्वल प्रोपोर्शन। समझते हो बात? अब देखो बता रहा है वो, अकॉर्डिंगली इनवॉइसेस डेटेड दिस रुपीज इतना, फिर इनवॉइसेस डेटेड दिस विल बी सेटल्ड फर्स्ट एंड द पेमेंट रिसीव फर्दर इनवॉइस दिस, और फिर एंड में बता रहा है जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसे क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में तोड़ना पड़ेगा, इतने और इतने। ये वो सवाल है जिसका पासिंग रेशो खराब होने का मतलब ये नहीं था कि बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ, मतलब ये था बच्चों ने उसको बहुत हल्का ले लिया। फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्क्राइब करने हैं सवाल में, जब मैं तुम्हें नाम नहीं छोड़ने देता, जब एग्जामिनर तुम्हें नाम पे पकड़ लेता है कि बच्चे ने बताई तो सही केस स्टडी, वो नाम नहीं यूज किया बंदे का जो मैंने किया था, वो तुम्हें नंबर पे कैसे छोड़ देगा, वो तुम्हें तारीखों पे कैसे छोड़ देगा? देखो एग्जामिनर मुझसे ये कह रहा है मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करके तारीखें बनाई, इतनी मेहनत करके नंबर बनाए, इतनी मेहनत करके ड्यू डेट के अंदर फंसाया, और तुम बात ही नहीं करोगे उस पर। ऐसा कैसे चलेगा? मेरी बात समझते हो? देखो ये ऐसा नहीं था ये टॉपिक नहीं आता हमें, टॉपिक आता है हमें, टॉपिक हर बच्चे को आता था। इसका पासिंग रेशो इतना अजीब सा होने का की वजह क्या बना, कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा ही आता था। हमने बोला हलवा सा है घुमा दो, नहीं घुमाना हलवे को। केस स्टडी में मौजूद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर गुस्ताखी करोगे, एग्जामिनर तुम्हारे साथ गुस्ताखी करे, तो वो जैसे नाम था ना वैसे ही 60,000 है, जैसे नाम था ना वैसे ही बचे हुए 60,000 है। समझते हो मेरी बात? मतलब जहां फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जहां एग्जामिनर की लिखी हुई डेट्स हैं, जहां एग्जामिनर का बनाया हुआ बंदा है, जहां एग्जामिनर की बनाई हुई मतलब कुछ भी कहानी जो एग्जामिनर ने बनाई हुई है, हमेशा उस कहानी की पासदारी करनी। देखो ये दोनों मिला के 60,000 ही बन रहे हैं ना, इसको इससे जोड़ो। उसने अपोर्शन तक करके दिखाया तुम्हें। और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है ना, ये इस पॉइंट की है कि अगर ऑर्डर ऑफ टाइम में करोगे तो ऐसे होगा। ये हरकत इसने पहले वाले पॉइंट के साथ करके क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि भाई वो तो डिस्क्रिप्शन है ना, वो मैं जज थोड़ी कर सकता हूँ पहले कौन सा सेटल करेगा, डिस्क्रिप्शन है कैसे भी करो। ऐसे करोगे तो मैं पूरा का पूरा आंसर बना सकता हूँ कि भाई पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, सेम डेट पे आ रही है तो एडजस्ट होगा। अच्छा देखो यहाँ सेम डेट का गेम खेला है, यहाँ सेम डेट का गेम खेला है। सोचो सोचो, एक बात सोचो, बिल्कुल सेम सवाल होता, बिल्कुल सेम सवाल होता, इतना ही पैसा मिला होता, और तुम आंसर अब क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं, तुम ड्राफ्ट कर रहे होते, और यहाँ पर इन दोनों के बारे में ना एक स्टार लगा हुआ होता और यहाँ लिखा हुआ होता कि 10 मार्च की जो पेमेंट है ना, वो परटेन करती है किससे, इंटरेस्ट से, और 31 मार्च की पेमेंट परटेन करती है प्रिंसिपल से। तो अब ऑर्डर ऑफ टाइम का सवाल कैसे करते तुम बोलते ऑर्डर ऑफ टाइम में सबसे पहले 60,000 जाएंगे, फिर 1 लाख जाएंगे, पीछे कितने बच जाएंगे, 60,000 बच जाएंगे। अब भले सेम डेट पर है, अपोर्शन नहीं होगा, भले सेम डेट पर है अपोर्शन नहीं होगा, पहले इंटरेस्ट खत्म होगा, और इंटरेस्ट को खत्म करने जाओगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। ये समझते हो मेरी बात? ऐसे भी फंसा सकता है तुम्हें। सेम डेट पे होने के बावजूद भी मैंने ऐसी हरकत नहीं करी, क्यों? क्योंकि उसके लिए दूसरी रेगुलेशन आ जाती है ना, वो कहता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अगर ड्यू है तो आपने दोनों में से इंटरेस्ट पहले पे करना है, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमेशा सेम डेट पे ड्यू होता है। तो अगर एग्जामिनर का माइंड घूमा और यहाँ पर उसने ओवर ड्यू इंटरेस्ट बोल दिया और ओवर ड्यू प्रिंसिपल बोल दिया, और ऑर्डर ऑफ टाइम का जवाब लिख रहे हुए, तो अब नहीं बोलोगे तुम क्या पोर्शन करे। समझते हो मेरी बात? क्या ये छोटू सा एरिया रिवाइज होता है? अच्छा एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं। Examiner did not discuss that payment made by Wajahat can be adjusted at the discretion of Sultan. And if Sultan does not make an appropriation, the payment will be adjusted in order of time, including time barred debt. ये भी नहीं बताया बच्चों ने तो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं एग्जामिनर होता और मैंने पॉइंट लिखा होता, मेरी बैग पे पता है क्या चल रहा होता, आधे बच्चों ने एक बात करी, आधे बच्चों ने एक बात करी, दोनों बातें बहुत कम बच्चों ने करी, दोनों एरियाज बहुत कम बच्चों ने डिस्कस किए। तो जब भी मेरे पास ऑप्शन होंगे मैं दोनों ऑप्शन बताऊंगा, ऐसा करोगे तो ये सब, ऐसा करोगे तो ये सब। मेरी बात समझ आती है? रिवाइज होता है अच्छा सा?
उठा ले कुछ और फिर। चलो, बिस्मिल्लाह। ट्रेडर्स डिसाइडेड ऑन 1 दिसंबर 2022 टू इंस्टॉल अ सोलर सिस्टम। अच्छा देखो, तुम मुझे नहीं टोक रहे, तो मैं फिर याद करा देता हूँ। मैंने एक बात बोली थी, हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। ऑन 31 दिसंबर 2022 एसटी रिफ्यूज टू पे द कस्टम ड्यूटी एंड बार्ड पीई फ्रॉम एक्सेसिंग कमीशनिंग साइट ड्यू टू प्राइस डिस्प्यूट। कुछ अंदाजा हो रहा है सवाल कहां से आ सकता है? टेंडर वाला सवाल है ये। टेंडर वाला सवाल है ये। इस इसका सिस्टर सवाल देख चुके हो तुम लोग, बाय द वे। इसका सिस्टर सवाल देख चुके हो तुम, इससे मिलता जुलता सवाल कर चुके हो तुम, तो तुम्हारी इसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए ना। अच्छा, ऑन 4 दिसंबर 2022 एसटी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पी the acquisition of a imported solar system at a price of rupees 12 million with milestone delivery of panels 31 दिसंबर 2022, 50% पेमेंट, कमिश्निंग 31 जनवरी 2023, 20% पेमेंट, स्मूथ रनिंग फॉर 1 मंथ 28 फरवरी 2023, 30% पेमेंट। ये बात समझ आती है? ये तुम्हें बोरोइंग कॉस्ट का सवाल लग रहा है देखने में। P agreed to pay rupees 5,000 per day on failure to meet any milestone. ST agreed to pay 1% per month penalty on failure to pay on due dates. On the date of agreement, there was no statutory taxes on the imports of solar panels. However, effective 10 December 2022, the government imposed 16% custom duty. On 26 December 2022, the consignment arrived. P shared the new duty structure and demanded additional rupees 1.5 million to proceed. Under the provision of Contract Act 1872, discuss the relative position of ST and PE and remedies available in each of the following independent situations. On 27 December 2022, ST refused to pay the custom duty and barred PE from accessing the commissioning site due to price dispute. मुझे लिखकर बताते हो उसके ऊपर। तुम लोगों ने इसका सिस्टर सवाल किया है, जिन्होंने ढंग से मॉक दिया था वो विल बी एबल टू आंसर दैट। हमारा एग्जामिनर कोई इतना मेहनती आदमी नहीं है कि वो एक सवाल हर अटेम्प्ट में नए सवाल बनाता है। वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते सवाल बनाता है। शुरू हो जाओ, मुझे पार्ट ए करके दिखाओ उसका जल्दी से। इस पर तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना मैं, तुम जल्दी से लिख के दोगे। अच्छा, 6 नंबर का सवाल है, तो मेरा फोन कहा गया। अगर ये 6 नंबर का सवाल है तो मैं तुम लोगों को देता हूँ इसके लिए, हम लगा लेते हैं। तुम मुझे लिखकर दिखाओगे ये जवाब कितनी देर में? 12 मिनट्स में। और मैं 12 मिनट अभी शुरू कर रहा हूँ, 45 पर स्टार्ट कर रहे हैं हम, और एग्जैक्ट 12 मिनट में खत्म करेंगे। चलो। अगर तुम 12 मिनट में जवाब नहीं दे पाए इसका, तो नहीं उठा पा रहे हो नंबर। चैट जीपीटी डीप सी कर लो, मैंने कहा रोका तुम लोगों को? मतलब तुम ये करके बेवकूफ किसको बना रहे हो? खुद को, और मुझे थोड़ी बना रहे हो बेवकूफ। मतलब अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की सेकंड स्टेज के बच्चों से ये भी एक्सपेक्ट ना किया जाए
कि अगर इन्हें बिठा के सवाल करवा रहे हैं तो ये चैट जीपीटी डीप सीक ना यूज करेंगे, उसके लिए भी कंट्रोल लगाने पड़े तो फायदा पढ़ाने का भाई। लगा करते रहो। मैं तो आप लोगों को प्रोफेशनल्स मानता हूँ ना भाई। 5 मिनट डाउन हो चुके हैं भाई। 5 मिनट खत्म हो गए हमारे। वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट।
किसी का भी जवाब नहीं आया मेरे पास अभी तक। किसी का भी जवाब नहीं आया मेरे पास यार अभी तक। कहाँ सो गए हम? He cannot demand additional 1.5 million. Aye, Ramadham. He cannot demand additional 1.5 million due to change in the law. He could perform the contract on the agreed amount, that is 12 million. NST can demand performance but cannot bear him from accessing the site. He can claim any damage delayed in payment and can rescind the contract. फुरकान बहुत हल्का खेला है. As per the relevant, where a party prevents the other party from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented. P has been barred by ST from performance and is now a party prevented from performance, and the contract is voidable at the option of P. And P is entitled to compensation of losses and damages of ordinary nature that arise normally for the special if such losses communicated. Demand for custom duty. The custom duty was subsequently imposed and cannot be demanded by PE from ST and at the time of the contract if it was not decided. Duties will be borne by ST, cannot discharge itself from, and if no longer commercially viable, PE has a cause anticipation of breach. ST may sue PE at. Breach ST may sue PE at the current stage of anticipation or wait for due date. The contract is voidable at the option of the. सही है. सही, अच्छा लिखा है, काफी अच्छा लिखा है. शाबाश. बहुत अच्छा लिखा है. Under the contract at 1872, contract becomes unviable or less profitable. This is not the example of supervening impossibility in the situation demanded for PEs. Valid for 1.5 million. However, at the time of formation of the contract, no custom duties on import solar panels. Subsequently, government imposed custom contract less profitable for VA but can. बाढ़ पे कोई बात नहीं करी प्रधान. ये जो जवाब मैं पेश कर रहा हूँ ये फरीद की तरफ से है. मैं खुद ही पेश कर दूंगा, तुम लोग नहीं करो. मैंने कर दिया. खैर हो गया ना. क्या उसको कमीशनिंग साइड पे आने से रोक रहा है? उसके ऊपर कमेंट कमेंट नहीं है तुम्हारे जवाब में प्रधान?
This is a case of where, due to certain reasons, performance of the contract becomes harder and due to difficulty and loss in the contract already established, means it is impossible to perform. PE is liable to perform the act and even once has to allow. हैज टू अलाउ तो तुमने लिख दिया, लेकिन इसके रोकने ने क्या इम्पैक्ट डाला है जान? हैज टू अलाउ आप सही बता रहे हो, हैज टू अलाउ, लेकिन अलाउ नहीं कर रहा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, ये तो बताओ। Demand additional amount other than agreed at the time of the contract in case of any price increase or commercial hardship under the contracted. ST is not liable to pay the additional amount of rupees 1.5 million of custom duty as it wasn't decided at the time of the contract. However, if ST agrees to pay this amount with the free consent, then it's बेहतरीन यहाँ तक। On the other hand, resulting from accessing the commission side is not valid as is part restricting the offer performance from performing his duty. Therefore, the penalty of agreed on failure to meet any milestone would not be imposed on PE as ST restriction. In this case, the contract becomes voidable at the option of PE and PE can सही है, सही लिखा, अच्छा लिखा पर आज तुम्हारा ही देखा मैंने अच्छा सारा। नंबर फरीद अच्छा लिखा है, काफी सारे फैक्ट्स मेंशन करें। सही है। ST entered into the contract with PE for acquisition of solar panel was agreed on the demand of PE demand the amount on commercial viability and perform the promise. SE can sue and claim compensation for losses if any. So claim compensation for हमने सही लिखा है, बस मुझे बाढ़ वाली बात नजर नहीं आ रही कि उसका साइड पे ना घुसने देने का इम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या आएगा। यार एवरीवन पे मैसेज कर लो, उसके लिए मुझे बार बार है ना चीजें स्विच करनी पड़ रही हैं। पता नहीं अभी तक तुम लोगों को एक दूसरे से क्या शर्म है। बस अब कोई लिख भी रहा है तो उसका आंसर अब नहीं लूंगा मैं, टाइम खत्म। चलो, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सवाल नंबर 5 का आंसर। मैं अब टाइम के साथ में चला हूँ। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आ जाओ। PE demands for additional payment of rupees 1.5 million on account of custom duty was not justified। Was not justified, मुझे बताते हो why is not justified? Why is not justified? एक चीज पढ़ी थी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा पढ़ा था कुछ। अब जो भी टाइप करो छोड़ दो, टाइम खत्म, टाइम के बाद आंसर नहीं लूंगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी पढ़ी थी, क्या होती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी? मैंने इसको निहारने का एक बहुत आसान तरीका बताया था कि हमेशा पता है क्या देख लो, क्या किसी पार्टी की नीयत खराब है? या तो जवाब यस आएगा या जवाब नो आएगा। अगर जवाब यस है, अगर जवाब यस है तो मैं बोलूंगा ये केस सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में फॉल नहीं कर सकता, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट ब्रीच। लेकिन अगर जवाब नो आएगा, लेकिन अगर जवाब नो आएगा तो मैं बोलूंगा हाँ ये केसेस कैन फॉल इन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा था। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियत खराब? मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा है।
बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स दी थी लॉ ने, कुछ एग्जाम्पल्स दी थी कि भाई इनको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। पहला था डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं जिनको। हाँ, पर्सनल इनकेपेसिटी या डेथ। लेकिन लेकिन बात सुनो, मैं तो तुम्हें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बता सकता हूं कि जिसके अंदर मौत हो जाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। पर्सनल नेचर, बेहतरीन सर। पर्सनल नेचर वाले में डेथ, या पर्सनल नेचर वाले में पर्सनल इनकेपेसिटी। वॉर डिक्लेयर हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए मतलब वो क्या बन जाए मेरा, एलियन एनिमी बन जाए मेरा। बेहतरीन। या किसी ऑपरेशन ऑफ द लॉ की वजह से, ऑफ लॉ की वजह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ? भाई कार खरीदना, खरीदना आज जायज है। कल कला को भाई गवर्नमेंट कहती है कार की ट्रेडिंग हराम है, कार में कोई आम जनता खरीदना इम्पोज बाय लॉ। बेहतरीन। तो मतलब ये तमाम वो केसेस है कि जिसके अंदर मेरी गलती ना हो। अच्छा, मुझे एक बात बताते हो, मेरी गलती ना हो और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए। अच्छा, वो कुछ ऐसे केसेस भी बता रहा था जिसको वो कहता है ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। वो क्या है? मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, कमर्शियल वायबिलिटी हो जाए। मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मैं कर सकता हूं परफॉर्म, मैं रुक रहा हूं क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है। डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस हो जाए, निग्लिजेंस हो जाए। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताते हो कि कस्टम ड्यूटी का इंक्रीज होना सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन में फॉल करता है? डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी फरजान। बेहतरीन। अगर कोई थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर जाए और उसकी बेस पे मैं बोलूं क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला इसलिए मैंने तुम्हें रॉ मटेरियल नहीं दिया, तो लॉ कहता है बात सुनो, मैं इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स को दो अलग अलग डब्बे मानता हूं। ये पार्टी तुमसे क्लेम करेगी, तुम इस पार्टी से क्लेम कर लेना, लेकिन अपनी बल्ली किसी और पे ट्रांसफर नहीं करो ना भाई। अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, क्या कस्टम ड्यूटी का बढ़ना सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? क्यों? कस्टम ड्यूटी बढ़ने की वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाला सेक्शन क्या बोलता है कि प्रॉफिट्स और कमर्शियल अनवायबिलिटी की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट से बैकअप थोड़ी कर सकते हो। सोचो अगर यहाँ ही ऑप्शन मिल जाता तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाते। हो सकता है अलम भी आपको बाहर निकाल देता, अलम कहता आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, दोबारा से पैसे भरवाओ। इट मे बी कंसिडर्ड एज कंडीशनल ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस विच रेंडर्स द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इनवैलिड। चलो, एक और वर्ड आ गया, रिवाइज कर लेते हैं। हम तो रिवाइज करने ही बैठे ना। मुझे बताते हो क्या होता है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस? एक सेकंड रुकना यार। मुझे बताते हो क्या होता है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मेरे पास होता है टेंडर, मेरे पास होता है अटेम्प्टेड, मेरे पास होता है वैलिड। व्हाट इज दिस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस? व्हेन वन पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। डेफिनेशन पूरी नहीं है फराज, इस डेफिनेशन में एक बात और ऐड करनी है। एज पर द डिसाइडेड टर्म्स, when one party offers to perform his part of the promise as per the decided terms। मतलब इससे कहा था 10 तारीख, अगर ये 9 को आके बोले ये लो तुमने जो वादा की, जो मैंने तुम्हें वादा किया था, ये लो आम की पेटियां, तो आप बोलोगे नहीं, इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर इसने कहा था मेरी शॉप पर आके देना और आप उसके घर जाकर दे रहे हो, तो इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर उसने कहा था, अगर आप उसको सामान देने गए हो, सामान पहुंचाने गए हो, और आपने आम की पेटियां रखी और आपने बोला बस जल्दी से पैसे दे दो मुझे, मैं जा रहा हूं,
वो बोला नहीं यार मैं चेक करूंगा, आप बोलो नहीं चेक वेक करने का टाइम वाइम नहीं, लेना लो नहीं लेना मत लो। वो कहता है नहीं मैं नहीं ले रहा, आप कहते हो भाई देखो बात सुनो मैंने तो कर दिया था ना, ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हो गई, नहीं ये नहीं होगी, क्यों, आपने क्या देना है, अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, ऐसा कुछ देना था। बेहतरीन। भाई वादा हुआ था 10 आम की पेटी का, 10 पेटी, 10 पेटी का, आप देने आए हो, वादा हुआ था 10 पेटी का, आप देने आए हो 9 पेटी। नहीं भाई, इट शुड बी ऑफ द होल ऑब्लिगेशन, क्या ये बातें याद है हमें। बेहतरीन। तो उसका कहना कि मुझे 1.5 मिलियन ज्यादा दो इज नॉट द वैलिड टेंडर। अच्छा वैलिड टेंडर होने से क्या फायदा होता था हमारा, ये होता था कि अब ऑब्लिगेशन हमारे सर से उतर जाती थी, ऐसा होता था। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज इनवैलिड, इस केस में इनवैलिड है। एंड वॉज टेंटामाउंट, ये देखो वर्ड टेंटामाउंट लीगल वर्ड है, टेंटामाउंट का मतलब, टेंटामाउंट का मतलब इक्वल टू या बराबर है, renders tantamount to alteration of a contract by increasing the contract price. Contract between ST and PE contains reciprocal promises. जब तक एक पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है. If PE is willing to deliver the solar system at ST's commissioning site despite the price dispute, then ST's action of barring PE from accessing the commissioning site shall be considered as preventing PE from performing his promise. देखो फड्डा कीमत पे चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन तुम दोनों के बीच क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। तुम्हारा उसका अपनी परफॉर्मेंस देने से रोक देना तुम्हारी तरफ से वो बन जाएगा कि तुम उसे बार्ड कर रहे हो अपने साइड ऑफ एक्शन परफॉर्म करना। उसे अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने दो और तुम अपना प्रॉमिस एज इट इज परफॉर्म करो। देखो मेरी बात यहाँ पे समझना, एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है बंदा है, बंदा भी, बात सुनो, इस बंदे ने तुम्हें सामान पहुंचाना है, ऐसा, बंदा ये, बात सुनो, इस बंदे ने तुम्हें सामान पहुंचाना है, तो मतलब बंदा बी ने बंदा ए को सामान देना है, ऐसा कर लेता हूं। क्या देना है, सामान देना है। फिर पैसे किसने देने हैं? बंदा ए ने बंदा बी को क्या देने हैं, पैसा देना है। बी ने क्या वादा पूरा करना है, बी ने क्या कंसिडरेशन पूरी करनी है, बी ने क्या प्रॉमिस पूरा करना है, ये बी का प्रॉमिस है। अगर बी अपना प्रॉमिस तुम्हारे पास पूरा करने आता है और तुम उसे रोक देते हो तो ये तुम्हारी तरफ से क्या है, गलती है। ये तुम्हारी तरफ से क्या है, गलती है। अगर तुम बी को, अच्छा तुम्हारा बी की तरफ प्रॉमिस क्या है, पैसा देना। तुम्हारा बी की तरफ प्रॉमिस क्या है, पैसा देना। अगर तुम बी को पैसा देने जाते हो और बी कहता है नहीं नहीं मुझे 1.5 मिलियन ज्यादा चाहिए, तो ये ऐसे है जैसे बी ने तुम्हें प्रॉमिस पूरा करने से रोक दिया। यहां पर भी मजलूम हो जाएगा, यहां पर तुम मजलूम हो जाओगे, तो अपनी बारी का वेट करो। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या बताया तुम्हें अभी, कि देखो लॉ यही कह रहा है, लॉ कह रहा है कि भले ही तुम दोनों के बीच में क्या था, प्राइस का डिस्प्यूट था, प्राइस का डिस्प्यूट था, तो वहां तो मैंने तुम्हें सेव किया ना भाई, मैंने बोला ना कि उसकी तरफ से वैलिड ऑफर नहीं है। लेकिन तुम्हारा उसको साइड पे बार्ड कर देना भी तो वो है ना, कि सामने वाली पार्टी को प्रिवेंट कर देना फ्रॉम परफॉर्मिंग द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तुम सामने वाली पार्टी को बार्ड कर रहे हो तो तुम दोनों कसूरवार हो जाओगे। As a result, the contract is voidable at the option of PE. Further, if PE has made a valid offer of performance to ST and the offer was not accepted, PE shall be not be responsible for non-performance and shall have right to claim compensation and rescind the contract. अब मुझसे बार बार बच्चे पूछते हैं सर इस सवाल में रेमेडीज दोनों की क्यों लिखी है। सर इस सवाल में तो सारी हरकतें कर ही कौन रहा था, जो पैसे ज्यादा मांग रहा था, तो रेमेडी दोनों की क्यों लिखूं मैं। इस वजह से लिखो ना कि दोनों सामने वाली पार्टी को किसी ना किसी तरीके से प्रिवेंट कर रहे हैं। लॉ कह रहा है तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो होने दो, फिर मेरे पास और होते हुए खुद नहीं करने बैठ जाओ उसको।
मेरी बात समझते हो? P is entitled to claim compensation for ST for any loss which it may sustain in consequence of non-performance of the contract. However, it cannot claim penalty from ST since the project milestone were not achieved. क्यों? क्योंकि भाई उसने तुम्हें अंदर नहीं घुसने दिया, तो तुम पेनल्टी किस बात पे लोगे? पेनल्टी नहीं ले सकते। रेमेडीज अवेलेबल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम reasonable compensation from PE for any loss which it may sustain in consequence of non performance of the contract। मेरी बात को समझते हो कि ये वाले सवाल के अंदर हमें दोनों पार्टियां एक दूसरे को बाढ़ करती हुई नजर आ रही थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे को बाढ़ कर रही थी। एक पैसों पे बाढ़ कर रहा था, एक परफॉर्मेंस पे बाढ़ कर रहा था, ऐसा। क्या मैंने कुछ ऐसा बोला जो हमें समझ नहीं आया? तो जब दोनों का गुना होगा, मैं दोनों का गुना बताऊंगा। आ जाओ। एग्जामिनर हमें क्या बोलता है? एग्जामिनर इज ओनली फोकस ऑन इवेल्युएटिंग एक्सटीज एक्ट ऑफ बारिंग पी from accessing the commissioning site and ignored to discuss P demand for payment for custom duty was itself not justified। समझ रहे हो? मैं क्यों एग्जामिनर कमेंट पर नहीं करना? बस ये गलती नहीं करनी जो एग्जामिनर कमेंट में को गिला कर रहा है। एग्जामिन इज इग्नोर्ड द सेकंड नॉट आइडेंटिफाई द रेमेडीज अवेलेबल टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तुमने रेमेडी एक की बताई, क्यों? क्योंकि तुमने मजलूम एक को समझा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा सवाल सही सॉल्व हुआ ही नहीं। समझते हो मेरी बात? क्या ये केस स्टडी समझ आती है? क्या ये केस स्टडी समझ आती है हमको? समझते हो कि दो दो क्यों रेमेडीज आ रही हैं, और फिर हम दोनों पे क्यों बात कर रहे हैं? दोनों पे क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरफ से हरकत कर रहे हैं। मैं दोनों पे कॉन्सेप्ट चिपका रहा हूं। आइंदा सवाल को इस लेंस से देखोगे, किस लेंस से देखोगे? देखो, तुम्हारा किसी से भी रिश्ता नहीं करना, ना तुम्हें एसटी से रिश्ता करना, ना तुम्हें पी से रिश्ता करना। तुमने बस सवाल को पढ़ना है और उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर साफ साफ नजर आते हैं गलती करते हुए लोग, उन्हें उठाना और बता देना ये लोग ये गलती कर रहे हैं। ये बात क्लियर है तुम लोगों को? भेजे में बैठती है बात? चलो, भेजे में बैठती है तो उसका पार्ट 2 कर लेते हैं फिर जल्दी से। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। हमारा जवाब और अच्छा हो जाएगा इस कि मैं सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाली बातें भी ठोक दूं। लेकिन एग्जामिनर बहुत स्पेसिफिक करके आंसर लिख रहा है। मैंने आप में से किसी की सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाली बात को गलत बोला? मैंने बोला गलत लिख रहे हो? तुम कॉन्सेप्ट सही पकड़ के ला रहे हो। लेकिन फिर तुम्हें वैलिड टेंडर वाली बात भी तो करनी पड़ेगी ना। उसकी भी तो कॉन्सिक्वेंसेज का जिक्र करना पड़ेगा ना, जो मेजोरिटी सब ने किया। अच्छा, अब जल्दी से मेरी बात सुनो, दोबारा से वही वाली एक्सरसाइज। पेन कहाँ गया मेरा? ये रहा। 4 नंबर का सवाल है। 2 मिनट पर नंबर भी दूं तो ये 8 मिनट बनते हैं। मैं तुम्हें दूंगा 7 मिनट। 7 मिनट स्टार्ट करेंगे रीडिंग करने के बाद। 7 मिनट्स टू सॉल्व। चलो, यहाँ क्या लिखा हुआ? पीई थ्रेटन्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ एसटी फेल्स टू रीइंबर्स द कस्टम ड्यूटी। ST with no other option reimburses the rupees 1.5 million, after which P installed the system on the agreed date on 28 Feb 2023। ST informed PE it will make the final payment only after P agrees to reduction of rupees 1.5 million. Since P had employed coercion by threatening to cancel the contract। इस पर कमेंट करके दिखाओगे मुझे जल्दी से? खेती शुरू हो जाओ। अगर मुझे बोल दो तो मैं सवाल के फैक्ट्स भी तुम लोगों के आगे रख दूं कि भाई इन तारीखों पे क्या हुआ था, ऐसा। मुझे ये पार्ट घुमा के दिखाओ इसका। सेटिंग थोड़ा सही से।
7 मिनट दिए मैंने तुम लोगों को। 16 पे शुरू हुए तुम्हारे मिनट्स। खेती। 7 मिनट में मुझे इस बात पे कमेंट करके दिखाओ कि पी ने धमकी दी एसटी को कि रीइंबर्स कर कस्टम ड्यूटी, और इसने रीइंबर्स कर दी कस्टम ड्यूटी। और जब सब कुछ खत्म होने लगा, सारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने लगा 28 फेब को, तो भाई ने बोला भाई मुझे पैसे कम करो, क्योंकि तुमने मेरे से कोर्जन करके कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मुझसे हासिल किए थे। शुरू हो जाओ। 7 मिनट में से 1 मिनट खाली। फुरकान मुझे इंटिमिडेट कर दिया करो उसके लिए। अगर तुम मुझे मैसेज करो ना व्हाट्सएप पे, तो मुझे अगर इससे रिलेटेड कुछ बोला है तो मुझे बता दिया करो, इंटीमेट कर दिया करो मुझे। 5 मिनट बाकी। चलो भाई, कोई जवाब आया हमारे पास? ध्यान नहीं लिखा। P is implied coercion as if someone does certain to something that is illegal in Pakistan or detains certain non-performance of the contract, custom is invalid, pay the custom is invalid. So pay the amount of fully payment for without deduction. Restore parties to the original position. P only threatens to cancel the contract, which is not illegal. So P does not apply portion. ST claim is invalid. इजान गलत लिखा है। ST claim is invalid, and P said 1.5 million, which show that he agreed to the term of ST, and subsequent ST cannot demand for reduction. He must pay the remaining 30% amount and 1% interest due to late payment. बेहतरीन फुरकान, जबरदस्त। कंप्लीट आंसर है। Provision of Contract Act, mutual agreements coercion. P has not exercised coercion as the said act is not forbidden by PPC. Neither property was detained. Between ST had remedies and rights available as mentioned. 1 million. This fact falls within mutual agreement as the reimbursement has caused alteration in the original terms. बिल्कुल सही। नॉर्मल नेचर एंड स्पेशल नेचर। एलिजिबल, एक मिस्टेक कर दिया आपने। सवाल में एक फैक्ट था इसके बारे में, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। सवाल में इसके बारे में एक फैक्ट लिखा हुआ था कि कुछ डिसाइड किया था इन्होंने पेनल्टी का, ऑन फेलियर टू पे ऑन ड्यू डेट्स। तो जब भी ये पेनल्टी की बात होगी, जब भी पेनल्टी की बात होगी, तो मैंने क्या बताया था कि पेनल्टीज बिकम्स द
अपर लिमिट फॉर एनी क्लेमेबल अमाउंट। अब कोई भी लॉस हुआ हो, इफ यू हैव स्टिपुलेटेड अ पेमेंट, सच अमाउंट विल बी रीइंबर्स्ड। तो जब भी पेनल्टी लगा दूंगा इट विल बिकम अपर लिमिट, और हमेशा पेनल्टी, और जब लॉस होगा वो क्लेम कैसा होगा, वो क्लेम होगा लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस या पेनल्टी अमाउंट। द कोर्ट, बाकी आपने बेहतरीन लिखा है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं, शाबाश। फॉरबिटन बाय पाकिस्तान पेनल कोड। बस अब नहीं लिखना कोई भी आंसर, जो भी लिख रहा था मुझे बताओ कौन कौन आंसर लिख रहा था। टाइम खत्म। फरीद मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया तुमने, अब तुम यहाँ नहीं कर रहे हो, तुम व्हाट्सएप पे कर रहे हो, मैं डालूं यहाँ पे फिर। To accept who on the type separately on the date of final settlement, SCT cannot deduct portion employed by P to ST because this. अनस, तुम्हारे सवाल का मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर आउट हुआ हुआ है थोड़ा, बाकी सवाल सही है। यस इजहान, इट वाज अ केस ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सही लिखा है फराज। अच्छा, मैं ये वाली एक्टिविटी टाइम वाली क्यों करवा रहा हूँ तुमसे, मैं टाइम वाली क्यों करवा रहा हूँ तुमसे एक्टिविटी, कि तुम्हें ये पता चल जाए कि हमें आता था, वक्त के अंदर हम डिलीवर नहीं कर पाए पूरा आंसर। पीपीसी एम्प्लॉयड कोरियन, नॉट एम्प्लॉयड कोरियन, सही है फैसला। 1%। सही है। फरीद सही लिखा है। चलो आ जाओ, हम डिस्कस करते हैं। देखो मेरी एक छोटी सी बात समझते हो तुम लोग, द कॉन्ट्रैक्ट फेस्टी फेल्स टू इम्बस, ये बात समझ आती है। बाउंड टू पे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फाइनल पेमेंट एंड पेनल्टी ऑफ ₹1 million। इम्पोर्ट अमाउंट, हमने फैक्ट सही स्टेट किए हैं, बस ये इम्पोर्ट अमाउंट नहीं समझ आया मुझे आपने क्या लिखा है। अच्छा मुझे एक बात बताते हो, मुझे एक बात बताते हो, अभी रिसेंटली ना मेरे दोस्त के साथ एक सीन हुआ है, मैं वही सीन डिस्कस करता हूँ तुमसे और तुम मुझे, हाँ सही है, तुम मुझे बताना कि इसमें क्या होना चाहिए था। मेरे दोस्त ने ना फोन खरीदा था मार्केट से, कौन सा, गूगल पिक्सल। मैं तुम लोगों को इतनी जेनेरिक एग्जांपल करके क्यों समझाता हूँ, ताकि तुम्हें ज्यादा खोपड़ी ना लगानी पड़े। अब इतनी हैवी बातें पढ़ ली ना, अब थोड़ा सा नीचे आ जाता है। मेरे दोस्त ने खरीदा गूगल पिक्सल। गूगल पिक्सल के बारे में तुम लोगों को पता है कि पीटी अप्रूव बड़ी मुश्किल से मिलता है। लौंडे जानते होंगे इस बात, कि गूगल पिक्सल नॉर्मली पीटी अप्रूव नहीं होता, वो क्या होता है, पैच अप्रूव होता है। ऐसा होता है, पैच अप्रूव होता है, हाँ गूगल पिक्सल पैच अप्रूव होता है। तो मेरे दोस्त ने पैच अप्रूव खरीदा, दुकान वाले ने लिख के दिया लाइफ टाइम, पैच की क्या है गारंटी, मतलब जिंदगी में कभी भी पैच खत्म होगा आना फ्री में सही कर दूंगा, सही। मेरे दोस्त का 6 महीने बाद पैच खत्म हो गया, सिम चलना बंद हो गई, सिम नहीं चल रही उसके अंदर। मेरा दोस्त दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले ने उसको पता क्या बोला, यार भाई 2,000 रुपये लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ टाइम, लेकिन इसने मेरे दोस्त से क्या मांग लिया। यहां से दो केस खुलते हैं, मेरी बात समझना, यहां से दो केस खुलते हैं। क्या दो केस खुलते हैं, केस ए, मेरा दोस्त ने बोला भाई मैं तो 1 रुपया भी नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं कोर्ट। मैं साफ लिख देता हूं, डिडेंट पे एनीथिंग, सही है, और कहां चला जाता है, कोर्ट। क्या कोर्ट मेरी दोस्त की बात सुनेगा, कोर्ट मेरे दोस्त की बात सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा।
बोलेगा भाई गलत कर रहे हो, तुमने लिखा हुआ है, पर्ची में लिखा हुआ हमारे पास है। अच्छा, अगर मैं बनाता हूँ केस बी, केस बी, pays the amount, then goes to court, क्या बोलेगा कोर्ट? कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा यू हैव ऑल्टर्ड द टर्म्स, यू हैव ऑल्टर्ड द टर्म्स, यू हैव ऑल्टर्ड द टर्म्स, निकलो यहां से, अब कुछ नहीं कर सकता मैं, यू हैव गिवन द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टू द ऑल्टर्ड टर्म्स। अगर तुम ये लेकर आते तो मैं तुम्हें 2 से 3 ग्राउंड्स पे बचा लेता। अगर तुम ये लेकर आते कि उसने जब बोला था तभी आ जाते, मैं बोलता अगर डे वन से ये सोच कर बैठा ही ऐसा करेगा तो इसने करा फ्रॉड। अगर ये अभी इसकी नीयत खराब हुई है तो इसने करा है ब्रीच। दोनों केसेस में बचा लेता मैं तुम्हें। समझते हो मेरी बात? तो इस केस के अंदर कोर्ट इसी तरह की बात बोलेगा। चलो आओ आंसर देखते हैं, जल्दी से आंसर देखते हैं इसका, पार्ट 2 का। मेरे पास पार्ट 2 का आंसर, आंसर नजर आता है? देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पी डिमांड फॉर एडिशनल अमाउंट टू प्रोसीड फर्दर डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कोर्जन। कोर्जन तो है ही नहीं, सॉरी कोर्जन तो है ही नहीं। कोर्जन क्या होता है? कमिट और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पीपीसी। और पीपीसी कौन सा कानून है? पीपीसी में क्या लिखे हुए हैं? पीपीसी में क्या लिखा हुआ है? पीपीसी में क्रिमिनल एक्टिविटीज लिखी हुई है, पिस्तौल रखी होती, गोली मारी होती, टांग तोड़ी होती, अगवा किया होता। सिंस पीई did not commit or threaten to commit any act forbidden by PPC with the intention of causing ST to enter into the agreement। देखो, सिर्फ कमिट करना भी लाजमी नहीं होता, इस इंटेंशन से होता है कि तुम आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट में। ST claim of coercion is not valid by reimbursing the import duty। ST altered the original contract and now has to abide the payment terms, pay the remaining amount। समझते हो मेरी बात? Remedies available to the party: PE can obtain reasonable compensation for damages extend to the accrued penalty of 1% per month for each day delayed payment। देखो, डैमेज की बात करके मैंने ना नॉर्मल डैमेज की बात करी ना मैंने स्पेशल डैमेज की बात करी। ऐसा मैंने काहे करा? ऐसा मैंने काहे करा? ऐसा मैंने इस वास्ते करा क्योंकि सवाल में पेनल्टी स्टिपुलेटेड थी। व्हेन द पेनल्टी इज स्टिपुलेटेड इन द क्वेश्चन इट विल बिकम द अपर लिमिट फॉर मी। समझते हो मेरी बात? अच्छा, एग्जामिनीज डिड नॉट आइडेंटिफाई द पी हैज नॉट एम्प्लॉयड कोर्जन, ये भंड मार दिया। कोर्जन की डेफिनेशन में भंड मारा। ST in the given scenario instead established the coercion has been applied। Resultantly, examinees were not able to correctly determine the relative position and remedies available of contracting parties। पता है क्या बोला होगा? उन्होंने बोला होगा डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। नहीं सुनना था एग्जामिनर को ये, एग्जामिनर को सुनना था पेनल्टी विल बी द अपर लिमिट फॉर द डैमेजेस। मेरी बात समझते हो? पासिंग रेशियो देखते हो सवाल का? ये गलती से मुझसे वन नहीं मिटा यहां से, इट इज द एक्चुअल पासिंग रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास वही उसी तरीके का कोई सीन आएगा। पेमेंट रोक लेना डिटेनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता। पेमेंट रोक लेना नॉर्मल डिस्प्यूट में आता है, मेरी किसी चीज पर कब्जा कर लेना।
मेरी कोई चीज उठा के रख लेना, जैसे हमें टैक्स वाले बोलते हैं, टैक्स नहीं भरोगे हम आपका लैपटॉप उठा के ले जाएंगे, इसको कहूंगा। उठाकर ले गए और ले जाएंगे, इस तरह की धमकियां। लॉजिक लगाई ना तो फिर सब कुछ ही कोर्जन हो जाए। ईशान बात समझ आती है? नहीं, आप में से कोई भी इस 2% में नहीं था। आप में से कोई भी इस 2% में नहीं था। आप लोगों ने बहुत सारे फैक्ट सही स्टेट करें इस सवाल में। क्या हमें लॉजिक समझ आई इस सवाल की? ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने तुम्हें एग्जाम में यही सवाल वो एग्जाम कह रहा हूँ, मॉक में यही सवाल दिया था, इसका सिस्टर सवाल दिया था। सिर्फ कुछ डेट्स चेंज थी और नाम शाम मिलते जुलते ही थे। पर मुझे इसको डिस्कस करना था क्योंकि ये उस नेचर का सवाल है जो हमें क्लियरली ब्रीच भी समझाता है, क्लियरली वैलिड टेंडर भी समझाता है, बहुत घुस के समझाता है। क्या मेरी बात समझ आती है आप लोगों को?